अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेंक्रियास और पेंक्रियास से रिलेटेड एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियासगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पेंक्रियास की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। इट इज़ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन फंक्शन। पेंक्रियास जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्टलेस हार्मोन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डक्टलेस जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंडोक्राइन कहलाते हैं, मतलब उनकी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में आ जाती है। और जबकि ये एक्सोक्राइन भी जिनका अपना डक्ट भी होता है और एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जैसा कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपने डाइजेशन वाले में पढ़ा होगा, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिनोजेन, ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा था? पेंक्रियास प्रोड्यूस कर रहा था। जबकि हमारा प्राइमरी टारगेट पेंक्रियास के, हमारा यहाँ प्राइमरी टारगेट जो है वो पेंक्रियास के एक्सोक्राइन वाले पार्ट को डिस्कस नहीं करना, वो तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हो चुका। हमारा टारगेट जो है वो यहाँ एंडोक्राइन वाले पार्ट को डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से केमिकल हैं, वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस करता। तो हमने कहा इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन फंक्शन। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन इसके हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये साइंसदान का नाम है। The endocrine part of the pancreas is known as islets of Langerhans। पेंक्रियास का एक छोटा सा हिस्सा जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे साइंसदान के नाम पर रखा गया है और उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब उस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे कोर्स के मुताबिक, वैसे तो 4 किस्में होती हैं, लेकिन हमारे कोर्स के मुताबिक 2 किस्म के जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक कहलाते हैं अल्फा सेल और दूसरे कहलाते हैं बीटा सेल। जबकि आगे एमबीबीएस में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा सेल भी होते हैं और पी पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं। तो फिलहाल हमारे कोर्स की बाउंड्री में ये शामिल नहीं है, तो फिलहाल हम अल्फा और बीटा पे ही फोकस करेंगे। अल्फा सेल का जो काम होता है वो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करना। बीटा सेल का काम है इंसुलिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करना है। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकागोन की और फिर हम बात करेंगे किसकी, इंसुलिन की। तो ग्लूकागोन की अगर हम बात करते हैं, इट इज सिक्रीटेड when there is deficiency of glucose in the blood। ग्लूकागोन तब सिक्रीट होता है जब अगर हम रोजे की हालत में हो, तो रोजे की हालत में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो हमारे ब्लड में क्या होता है, कम होता है। ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड में कम होता है। तो हमने कहा इट इज सिक्रीटेड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ग्लूकोज की कमी जब होती है तब ये सिक्रीट होता है। इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन जो कि मसल के अंदर स्टोर होता है, लीवर के अंदर जो स्टोर होता है ना, उसको तोड़ देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो सके, मेंटेन हो सके। फिर हमने कहा व्हेन ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड इट कन्वर्ट्स सर्टेन अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। और अगर ग्लाइकोजन जितना भी स्टोर है ना मसल में और लीवर में, अगर वो डिप्लीटेड हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये क्या कर सकता है, कुछ अमाइनो एसिड्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। फिर इसके बाद जो दूसरा हार्मोन हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन इसका अपोजिट हो गया। इट इज सिक्रीटेड व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस इन द ब्लड। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये कब सिक्रीट होता है, जब ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ब्लड में हाई होता है। और ये क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर जाके क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज के बहुत से मॉलिक्यूल को जोड़कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि मसल और लीवर के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। फिर हमने नोट करके कहा डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आम तौर पर उर्दू में ज़ियाबतीस या उसे शुगर, आम जो लेमन टर्म है उसमें शुगर कहते हैं, शुगर का मसला हो गया, तो ये डायबिटीज मेलाइटस है। तो आइए डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम बात करते हैं जिसमें इंसुलिन का लेवल कम होता है, तो इसमें बेसिक 4 अलामत, हर वो शख्स जिसमें ये 4 अलामत पाई जाती हैं हम उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसे शुगर, उसे डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। तो क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीडिप्सिया,
इट इज़ अ कंडीशन इन विच पेशेंट फील मोर थर्स्ट, उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, बार बार वो कहेगा मुझे प्यास लग रही है, प्यास लगी। तो उसे अगर ये फील हो कि यार मुझे एक नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले में ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है, तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीडिप्सिया। वो डायबिटीज़ मेलाइटस की एक अलामत हो सकती है। पॉलीफेजिया, इट इज़ अ कंडीशन इन विच पेशेंट फील मोर हंगर, उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी, उसे लग रहा होगा यार मुझे बार बार क्यों भूख लग रही है, तो ये भी एक डायबिटीज़ मेलाइटिस की एक अलामत हो सकती है। पॉलीयूरिया, इट इज़ अ कंडीशन इन विच मोर यूरिनेशन अकर, इसमें यूरिन जो है वो पेशेंट को ये फील होगा क्योंकि प्यास ज़्यादा लग रही है, तो क्या होगा, यूरिन भी उसे क्या आती जाएगी, बार बार आती जाएगी, तो ये भी डायबिटीज़ मेलाइटिस की एक अलामत है। यूरिन क्यों बार बार आ रही होती है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन बार बार इसलिए आ रही है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा है, जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसान है। तो किडनी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मेंटेन करने में, ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। यूरिन के जरिए क्या कर देता है, ग्लूकोज को क्या कर देता है, बाहर निकाल रहा होता है, इसीलिए यूरिन के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोस यूरिया होता है। तो ये 4 सिम्टम्स हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और ग्लाइकोस यूरिया। ये 4 साइंस एंड सिम्टम है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस की हैं। फिर अब डायबिटीज़ मेलाइटस को, वैसे तो इसकी कई टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स के मुताबिक इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरी है टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है और टाइप 2 में क्या होता है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इंसुलिन पर डिपेंड कर रहा है। या इसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यंग एज में होता है। जुवेनाइल यंग एज के लिए ये वर्ड यूज होता है, तो ये डिसऑर्डर जो है वो यंग एज में होता है। तो हमने कहा टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है और जुवेनाइल भी कहा जाता है। एज की हम बात करते हैं, द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस अकर बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल या कुछ किताबों के मुताबिक 30 साल से पहले पहले जो भी डायबिटीज हो रही होती है वो अमूमन ज़्यादातर, नॉट इन हार्ड एंड फास्ट रूल, 100% बात नहीं हो रही, ज़्यादातर वो टाइप 1 ही होती है। कॉजेस की अगर हम बात करते हैं, इसकी वजूहात में से एक बड़ी वजह जो है वो क्या है, इट इज़ ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो होगा उन पेशेंट्स का जो होगा वो खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो सेल होते हैं वो बीटा सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमें मालूम है बीटा सेल का जो काम था वो क्या प्रोड्यूस करना है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। तो क्या होता है कि बीटा सेल को क्या कर देते हैं, पेंक्रियास के बीटा सेल को क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, एज अ रिजल्ट की हम बात करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन अकर, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ड्यू टू विच द लेवल ऑफ ग्लूकोज हाई अकर हाई इन द ब्लड, ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तब इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो क्या होता है, आगे जाके हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो सही तरीके से काम नहीं करते अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है ना उसके अक्सर पाँव पे जो जख्म हो जाता है वो जख्म सही होने का नाम नहीं लेता। तो वो जख्म होता है इस वजह से उनको दर्द का एहसास कम होता है, दर्द का एहसास कम होता है तो छोटा मोटी अगर चोट लग जाती है उनको पता नहीं चलता पाँव पे, और फिर वो जख्म खराब होना शुरू जाता है, क्योंकि तकलीफ होगी तो इंसान इलाज करता है ना, तो दर्द का एहसास कम होता है तो अक्सर उस जख्म को वो हल्का लेते हैं, और हल्का लेते हैं तो क्या होता है, जख्म जो है वो सही तरीके से सही होने का नाम नहीं लेता, खराब होना शुरू जाता है, क्योंकि जो न्यूरॉन दर्द को महसूस करते हैं वही न्यूरॉन जख्म को रिपेयर करने का काम भी करते हैं। तो ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो न्यूरॉन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, न्यूरॉन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, दर्द का एहसास नहीं होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा तो कोई भी चोट लग जाएगी, जख्म अब सही होने का नाम नहीं लेगा, और जख्म सही तरीके से नाम नहीं लेगा तो वो खराब शुदा जख्म जो होगा वो आहिस्ता सा फैलना शुरू जाता है, और जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि किसी डायबिटिक वाले की उंगली काटनी पड़ी है, किसी की टांग काटनी पड़ती है, क्योंकि टांग खराब होना शुरू जाती है, वो डायबिटिक फुट कहलाता है। तो ये ग्लूकोज का लेवल हाई होना बड़ा ख़तरनाक साबित होता है, जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो आँखें हो, किडनी हो या टांग, फुट वगैरह। तो डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ट्रीटेड इलाज क्या होगा, इट इज़ ट्रीटेड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ इंसुलिन। सारा मसला इंसुलिन की कमी थी ना, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हाई था, काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। तो भाई इंसुलिन के इंजेक्शन क्या करेंगे, उस पेशेंट को बाकायदा एक डोज होगा जो कि डॉक्टर डिसाइड करेगा, और उस हिसाब से उसको क्या करना होगा, प्रॉपर्ली लगाना होगा। टाइप 2 की हम बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस,
ये इंसुलिन की कमी की प्राइमरी वजह नहीं होती, इसकी वजह जो है वो क्या है वो भी हम देखते हैं। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन के पास होगा प्रॉपर इंजेक्शन लगाने की वजह से भी बात नहीं बनती। एज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अकर आफ्टर द एज ऑफ 40, ज्यादातर 40 साल के बाद जो है ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है। वजह क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर टू इंसुलिन। रिसेप्टर होते हैं ना, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा हुआ। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं, और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, प्रॉपर रिसेप्टर का काम करना जरूरी है। तो बड़ी उम्र के साथ साथ वो रिसेप्टर जो होते हैं वो काम सही तरीके से नहीं करते, लिहाजा इस कंडीशन के अंदर इंसुलिन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ इंसुलिन इज आइदर नॉर्मल और अबव नॉर्मल, बट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन के लेवल की तो कमी है ही नहीं, इंसुलिन के लेवल या तो नॉर्मल होगा या नॉर्मल से भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वो रिसेप्टर जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम करते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तो भाई इलाज क्या करें इसका, ट्रीटमेंट, डाइटरी कंट्रोल, भाई मीठी चीजें खाने पे पाबंदी लगाओ, क्योंकि इंसुलिन देने से भी प्रॉपर्ली बात नहीं बनती। एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज जो होती है ना, डेली आधा घंटा वॉकिंग, ये इंसान की सेहत के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि एक्सरसाइज के वक्त ग्लूकोज जो होता है वो बगैर इंसुलिन रिसेप्टर के सेल के अंदर जाने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, ग्लूकोज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और फिर कुछ दवाएं होती हैं वो कहलाती हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग वो होती हैं जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करती हैं, कम करने का काम करती हैं। तो इन तीनों चीज़ों के जरिए जो होता है वो टाइप 2 का इलाज किया जाता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना सदका जारिया बन सकता है। Thank you very much. Allah Hafiz.